Hi everyone, I am Avinash Kumar. I have completed my BTech and MBA from Dubai. I have 7 years of teaching experience in teaching different curriculums like CBSE, ICSE, state boards and British curriculum too. I teach physics, chemistry, mathematics and social science up to 10th grade in different curriculums. So आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के साइंस के ग्रेविटेशन को समझने वाले हैं. सो ग्रेविटेशन होता क्या है? इससे पहले अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी क्लास में फर्स्ट ग्रेड तो लाए होंगे. अपनी क्लास में अगर आप एक अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो आप क्या करते हैं? खुशी से कूद पड़ते हैं. लेकिन हाँ, इसमें एक चीज सोचने वाली है कि क्या आप अपनी खुशी से कूदते हैं तो आप वापस जमीन पे कैसे आ जाते हैं? चलिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जिस समय हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उस समय जो फील्डर होता है उसके हाथ से बॉल अगर छूट जाती है तो डायरेक्टली उसे जमीन कैसे खींच लेती है? ये देखिए, पेन बहुत अच्छा है ना. उफ, मेरे हाथ से पेन छूट गया, लेकिन ये जमीन ने कैसे खींच लिया? ये सारे सवालों के जवाब इसके ग्रेविटेशन चैप्टर में छिपे हैं. लेकिन तो ग्रेविटेशन क्या होता है? मतलब कोई तो एक ऐसी चीज है जो कि किसी चीज को खींच लेती है, चाहे वो बॉल को खींच रही थी या फिर जिस समय आप खुशी से उछल रहे थे उस समय खींच रही थी, या फिर तो इस पेन को खींच ली. तो अर्थ के पास कोई तो एक ऐसी पावर होगी, क्योंकि ये जमीन पे गिरी है और जमीन मतलब कि लैंड, और लैंड मतलब ही पृथ्वी, और पृथ्वी मतलब ही अर्थ. तो मतलब अर्थ के पास कोई तो एक ऐसी पावर होगी, अर्थ के पास कोई एबिलिटी होगी जिसके थ्रू वो कोई भी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है. बिल्कुल ऐसी चीज तो होनी ही चाहिए. देखिए, जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर. ये तीनों तो आपने सुना ही होगा. तो क्रस्ट जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, ये क्रस्ट है. इसके अंदर एक मेंटल है और उसके अंदर एक कोर है. कोर मतलब एक खौलता हुआ लावा जो कि एक पृथ्वी के एकदम बीच में है, और उसके पास उस खौलते हुए लावा में एक बहुत ही मजबूत शक्ति है, एक मैग्नेटिक पावर है. जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कैसे खींच लेता है, तो उसी तरीके से अर्थ के पास भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर है. उसी को कहते हैं ग्रेविटेशन. एक्चुअली उसे ग्रेविटी कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस ऑफ खींचने को इसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं. सो ये हो गया ग्रेविटेशन. लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में अभी भी है. क्या ग्रेविटेशन मतलब ये है कि पृथ्वी के चारों ओर एक ग्लू लगा हुआ है, एक फेविकॉल लगा हुआ है, और कोई भी चीज उससे बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसे खींच लेती है? देखिए, हम लोग इसे बहुत ही आसान भाषा से समझ सकते हैं, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू. तो अगर मैं इस रबड़ को वापस खींचने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है? ये रबड़ जैसे ही वापस आ जाती है, मतलब अगर मान लीजिए इस बॉल को हम अपनी पृथ्वी माने और इस पृथ्वी के पास से अगर हम लोग इस एटमॉस्फेयर को खींचने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो इस अर्थ का एक जो ग्रेविटेशन होता है वो हमें वापस खींचने की कोशिश करता है. हम लोग दो चीजों को ले लेते हैं. मान लीजिए एक बर्ड का फेदर है और दूसरा एक बड़ा सा रॉक है या फिर बड़ा सा बॉल है. क्या दोनों को अगर मैं सेम हाइट से गिराऊंगा तो दोनों एक ही टाइम में जमीन पे पहुंच जाएगी? शायद इसका आंसर नहीं है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए हम इसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए मेरे पास ये 2 A4 साइज पेपर्स हैं. अब ये 2 A4 साइज पेपर्स में से जो कि सेम डायमेंशन के, सेम वेट है, सेम मास है, हम लोग क्या करते हैं, एक को फोल्ड कर देते हैं. ठीक है, लेट्स फोल्ड इट. अब मैंने इसे फोल्ड कर दिया. अब देखिए, ये दोनों पेपर सेम है, लेकिन अगर मैं ये 2 पेपर जो कि एक फोल्डेड है, क्रम्बल्ड है, इस फोल्डेड पेपर और ये एक पेपर है जो कि पूरा का पूरा ओरिजिनल डायमेंशन में है, ये दोनों को अगर मैं, क्योंकि सेम वेट सेम मास है, बस इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो कि फिजिकल चेंज है, नॉट केमिकल चेंज. तो अगर मैं दोनों को एक हाइट से गिराता हूं तो आपको क्या लगता है, दोनों शायद से एक टाइम में पहुंचेंगे? चलिए गिरा के देखते हैं. नहीं, देखिए, जिसे मैंने क्रम्बल किया था वो पहली बार में नीचे गिर गया, लेकिन जो नॉर्मल पेपर था उसे पहुंचने में टाइम लगा. अगर मान लीजिए उसे 1 सेकंड लगा तो ये हाफ सेकंड में पहुंच गया. क्या इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशन इस बात पे भी डिपेंड करती है कि सामने वाले का मास कितना है? अगर मैं पत्थर को गिराऊं तो पत्थर का मास बहुत ज्यादा है तो उसे जल्दी उसने खींच लिया, और अगर मैं किसी नॉर्मल पेपर को गिराऊं या फेदर को गिराऊं तो उसे खींचने में उससे ज्यादा टाइम लगा. इसका मतलब ये मास के ऊपर डिपेंड करता है. इसीलिए तो ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, इसमें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रहता है. क्योंकि मास जितना ज्यादा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मास जितना ज्यादा बढ़ेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बढ़ेगी. मतलब अगर मैं भारी पत्थर ले लूंगा तो वो चुटकी में गिर जाएगा. लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जरूर है कि क्यों नहीं उस सैटेलाइट को हमारी पृथ्वी अपने ताकतवर ग्रेविटेशन की वजह से अपनी तरफ खींच ले? पर ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वो चारों ओर हमारे ओवर रिवॉल्व करते रहते हैं, चाहे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो चाहे ऑर्बिटल सैटेलाइट हो. अभी क्या होता है, दैट्स द पार्ट ऑफ अनदर टॉपिक. लेकिन इसे खींच क्यों नहीं लेती है? इसका रीजन अगर समझें तो देखिए, अर्थ की पृथ्वी की एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर है, लेकिन इसका मैग्नेट, जैसे मैग्नेट का एक लिमिटेड पावर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उसका लिमिटेड जोन होता है, उसकी एक लिमिटेड फील्ड रहती है जिसके अंदर वो खींच सकता है. तो इस फील्ड को अगर आप एक क्रॉस कर दें, सैटेलाइट अगर इतनी दूर है तो उसके ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशन का कोई काम नहीं करता, वो उसके ऊपर कोई पावर ही नहीं होती. तो क्या इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो चीज पृथ्वी से दूर चली जाए, मतलब उसके खींचने की क्षमता खुद कम हो जाएगी? तो इसका मतलब ये डिस्टेंस पे भी मेजर करता है. इसलिए हम लोग कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². राइट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². इसीलिए हम लोग का जो फाइनल फॉर्मूला बना F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r², क्योंकि
जो न्यूटन जी ने कहा था कि जब दो बॉडीज होती हैं किसी भी स्पेस में, वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती हैं, दोनों एक दूसरे को वापस तरीके से खींचती है, और इसीलिए फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू G, जो कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट। और इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 आर टू बॉडीज जो कि आपस में एक दूसरे को खींच रही है इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। देखिए, आपने जब भी ग्रेविटेशन की बात आती होगी, आपने न्यूटन का तो नाम सुना होगा, इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करते हैं। न्यूटन के बारे में कहानी सुनी होगी, और जब भी आप पढ़ते होंगे तो आपको एक चीज मालूम होगी कि सिर के ऊपर एप्पल गिरा, और उसके बाद उन्हें लगा कि आखिरकार ये ऐसी हुई क्यों, वापस कैसे आ गई, वो हवा में क्यों नहीं तैरती रह गई, वापस नीचे कैसे आ गई। और जब उन्होंने इस चीज का आंसर ढूंढा, तब उनको इस सारी चीजों का आंसर मिला ग्रेविटेशन में। और ये सारी एक स्पेशल पावर है ग्रेविटेशन की। और आप ये तो जानते हैं, जो स्मॉल जी होती है वो ग्रेविटेशन की वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम रहती है। ये सारी चीजें एक फॉर्मूला के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से ग्रेविटेशन वर्क करता है। हालांकि एक लिमिट से ज्यादा, जब आप अर्थ से एक लिमिट से ज्यादा बाहर चले जाते हैं तो फ्री फॉल की कंडीशन आती है, जिसमें कि आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। पृथ्वी हमारी इस तरीके से पूरी गोल है। तो मान लीजिए इस गोल पृथ्वी पे अगर मैं यहां पर इंडिया में हूं और मेरा भाई अगर यूएस में है, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और वो मतलब ऐसे खड़ा है, राइट, तो जो मेरे लिए अपसाइड है और डाउन साइड ऐसा है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, अपसाइड डाउन डिफरेंट हो जाएगा, राइट। इसके लिए अप तो ऐसे होगा और डाउन ऐसे होगा। तो क्या इसका मतलब पृथ्वी के अगर किसी अलग कोने पे मैं चले जाऊं और मान लीजिए यहां पर मैं अफ्रीका में चले जाऊं, तो जब मैं खड़ा रहूंगा तो मेरे लिए अपसाइड और डाउन साइड डिफरेंट होगा, राइट है। क्योंकि मैं अपनी तरफ उंगली करूंगा यहां पर खड़े होकर कि मेरा ऊपर यहां पर है, ये बोलेगा मेरा ऊपर यहां पर है, ये बोलेगा मेरा ऊपर यहां पर है। तो क्या ऊपर एक्चुअली है कहां? तो इसका आंसर है, जब हमारी ये पृथ्वी है, अगर एक्सटर्नल पार्ट में लाइन खींचे एटमॉस्फेयर की तरफ, तो वो होगी एक्सटर्नल लाइन। और हमेशा पृथ्वी के आप किसी भी कोने पे खड़े होकर के पृथ्वी के इंटरनल पार्ट, जो इसके अंदर कोर है, जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर है, उसके अंदर से खींचे तो हमेशा अंदर की तरफ रहेगी, इनसाइड। तो आपका हमेशा इनसाइड पृथ्वी पे कहीं भी खड़े होकर के अंदर की साइड होगा, और अगर बाहर खड़े हैं तो वो बाहर साइड होगा। क्या हुआ, कुछ सालों पहले डेविड क्या किए, वो स्पेस में गए, मून पे गए, और वो एक हैमर लेके गए, एक हथौड़ा लेकर के गए, और दूसरा एक फेदर लेकर के गए। और उन्होंने सोचा क्या मैं इस चीज को मून पे टेस्ट करूं जहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या वहां पर भी बराबर स्पीड से गिरेगा या फिर टाइम लगेगा। तो हैरानी करने वाली बात है कि वहां पर दोनों की दोनों चीजें, हैमर और फेदर, दोनों को एक ही टाइम लगा ग्राउंड पर जज करने में। तो आई होप आपको ये ग्रेविटेशन का टॉपिक समझ में आया होगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और आगे पढ़ी जा सकती हैं, जो कि है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लॉज हैं, फ्री फॉल है, कैपिटल जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए। So, thank you so much and I welcome you all to EdV Premium platform.